कुछ बेहतर हुई है? जी सर। अच्छा, मतलब मैं जो टाइप करूंगा या कुछ करूंगा तो नजर आएगा ना, बस इतनी बेहतर होनी चाहिए। जी सर, अब इंशाल्लाह नजर आएगी। चलें जी। तो जियो जबरा मेरे साथ करने वाले जो अहबाब हैं उनके लिए मेरा स्टेप स्लो है। सबसे पहले मैं यहाँ राइट साइड पे ऊपर जो इसको क्या कहते हैं कासिम, ये जो सैंडविच है, सैंडविच आइकन, बर्गर मेन्यू को क्लिक करें और यहाँ व्यू से 3D ग्राफिक्स को ऑन कर लें। 2D ग्राफिक्स को हम वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड कर दिया, राइट क्लिक की, एक्सेस गायब कर दिए, प्लेन गायब कर दी ताकि खुला मैदान मिल जाए। फिर मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, कोई सा भी फंक्शन हम लिख सकते हैं जिस काम के लिए, यानी कर्वी स्पेस टाइम के लिए जो हमें चाहिए। मैं फ़र्ज़ करें लिख देता हूँ 1/8 एक्स क्यूब्ड प्लस साइन ऑफ वाई। ये मैंने फंक्शन लिखा है और इसमें आप देख रहे हैं कि मुझे कर्वी स्पेस टाइम के लिए कर्वेचर चाहिए था, तो मैंने इस वजह से इस तरह का फंक्शन लिखा है। अब इसके ऊपर एक पैरामीट्रिक कर्व मैं लगा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इस वक्त जियोजेब्रा हम सीख नहीं रहे, हम अपना मैथमेटिक्स करेंगे, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। जस्ट एक पैरामीट्रिक कर्व डायरेक्ट लगा रहा हूँ एक्स एक्सिस पर, और ये मैंने लिखा है x इक्वल 0, तो ये वाली प्लेन लग गई है। अब यहाँ पे एक बटन है जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, इंटरसेक्ट टू सरफेसेस। तो ये इंटरसेक्ट टू सरफेसेस से मैंने पहले क्लिक किया है प्लेन को और फिर क्लिक किया है फंक्शन को। आपने देखा कि एक ब्लैक कलर की पैरामेट्रिक कर्व यहाँ पे शो हो गई है और इसका नाम है इक्वेशन 2। अगर यहाँ से मैं इसको बंद करूँ खोलूँ तो ये गायब और जाहिर होती है। अब मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लगाने लगा हूँ, POINT लिखा है और ब्रैकेट में इक्वेशन 2 लिखा है। तो इसके ऊपर एक पॉइंट लग गया है जो ये ब्लू कलर का पॉइंट है। चूँकि दोनों कलर ऑलमोस्ट ब्लू हैं तो मैं इस पॉइंट के कलर को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ क्लिक किया ऊपर, फिर ये गियर क्लिक किया है सेटिंग्स वाला, फिर ये कलर क्लिक किया है, अब ये रेड कलर क्लिक किया है पॉइंट के लिए और स्टाइल में इसका साइज बड़ा कर दिया। ये पॉइंट है जिसको मूव करें तो ये इसी कर्व के ऊपर मूव होगा। अब हम ये कर सकते हैं कि नीचे से फंक्शन जो है इसका कलर आम मारूफ स्पेस टाइम जैसा कर देते हैं जो हम लेसन किताबों में देखते हैं फिज़िक्स की, यानी सिर्फ लाइनें। तो अब देखें पॉइंट जो है ये इसके ऊपर मूव हो रहा है। मैंने बड़ा सा कर दिया पार्टिकल। हम शुरू करते हैं अपनी मैथमेटिक्स की कहानी को यहाँ से। सबसे पहली बात कि ये पार्टिकल जो इस पर मूव कर रहा है ये एनिमेट भी हो सकता है। अगर ये बटन जो प्ले बटन है ये मैं क्लिक करूँ तो ये एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। अभी ये उल्टा जा रहा है लेकिन हम किसी भी रुख पे आप चला सकते हैं। आप जानते हैं कि ये जियोजेब्रा के फंक्शन है। इस वक्त मैं इसको राइट साइड पे ले जाते हुए बगैर एनिमेशन के इसकी मूवमेंट पर बात करना चाहता हूँ। तो वेलोसिटी जो मैंने कहा है कि वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो होती है वो c होती है। उस बात के हवाले से यहाँ देखिएगा कि ये जिस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है ये पार्टिकल, ये कर्व जो नीचे मौजूद है पैरामीट्रिक कर्व, जिसको मैं ये गायब किया है और ये शो किया है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि बहुत वाजे हो जाए। चले पिंक हो गई है, कोई बात नहीं। अब ये जो कर्व है इस कर्व को हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये ऑब्जेक्ट सोचता है कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है। आपने सुना भी होगा कि जो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी के फ्रेम में होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, जब भी फ्रेम कहा जाए तो आपने रिलेटिविटी की क्लास के दिनों में
फ्रेम को समझना है, एक बॉक्स सा, एक लिफ्ट सी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बैठे हैं, गाड़ी समझ लें। तो हर फ्रेम ये समझता है जो कांस्टेंट वेलोसिटी पे होता है कि वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है, और वो उस स्टेशनरी फ्रेम में चीज़ों को अगर गिराएगा तो वो ज़मीन पर, फर्श पर ऐसे गिरेंगी जैसे ज़मीन पर चीज़ें गिरती हैं, यानी ग्रेविटी उसमें अगर समझें फ्रेम में, तो वो वहाँ पे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पेस में है तो ज़ाहिर है चीज़ें नहीं गिरेंगी, एक्सेलरेटेड फ्रेम में गिरेंगी, ये बात हमने पहले की थी। एनीवेज, इस वक्त जो मसला है वो ये है कि ये जो पार्टिकल है ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे होने की वजह से अपने आप को समझ रहा है कि ये स्टेशनरी है। सो जो स्टेशनरी होता है, जैसे इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ और आप बैठे हुए हैं, जो स्टेशनरी होता है तो एक उसका टाइम होता है, और मूविंग ऑब्जेक्ट का जो टाइम होता है वो डिफरेंट चीज़ है, वो एक कोऑर्डिनेट है। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का टाइम होता है उसके हवाले से मैं एक लफ्ज़ आपको बताने लगा हूँ, उसका नाम है प्रॉपर टाइम। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी, ये कॉपी करके वर्ड में ले जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे हम मज़ीद इस पे बात करें। ड्राइंग बॉक्स खोला है और उसमें मैंने इसे लगा दी। अब ये जो इसका टाइम है, इसके लिए प्लीज़ आपने इक्वल डिस्टेंस का टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक इमेजिन करना है, और इसका नाम है प्रॉपर टाइम। ये कोऑर्डिनेट नहीं होता, इसके लिए अलग सिंबल है और उसको कहते हैं ताओ। ताओ, तो ये सिंबल है, इसकी भी हम अभी थोड़ी देर में तफसीली बात करेंगे। सो ये प्रॉपर टाइम जो है ये इक्वल, इसके हमने बनाने हैं डॉट्स, या यूँ समझ लें कि इक्वल निशान लगाने हैं, क्योंकि ये बैठा हुआ बंदा है और वो अपने आप को स्टेशनरी समझ रहा है, रुका हुआ, इसलिए उसके हाथ में जो घड़ी है उसका टिक 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 हमें बराबर बनाना पड़ेगा। यूँ नहीं हो सकता कि हम एक टिक बड़ी बनाएं और दूसरी छोटी बनाएं। काफ़ी समझ में आने वाली बात है। अब मैं यहाँ पे ग्रिड लगा के इसके ऊपर इक्वल टिक्स लगाने लगा हूँ प्रॉपर टाइम को शो करने के लिए। ये एक बड़ी बड़ी लगा देता हूँ मेरे पास वक्त बचाने के लिए। ग्रीन, एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। ये सब का डिस्टेंस इक्वल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका डिस्टेंस आप चेक कर लें, कंफर्म कर लें, ये इक्वल है। ये टाइम का डिस्टेंस एक सेकंड है, एक सेकंड, दूसरा, तीसरा, सेकंड कह लें, इंटरवल कहना चाहिए, सेकंड काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि हमने तो टाइम का ग्रेडियंट लेना है, तो वो तो डिफरेंशियल लेवल पे छोटा होगा। तो ये एक इंटरवल ऑफ टाइम है, छोटा सा डी ताऊ है ये। डी ताऊ समझते हैं, अगर हम इसको, मैं ग्रेडियंट इसके पीछे ये हटा दूं, ग्रिड लाइंस, तो अगर हम इस ताऊ के शुरू में डी डाल दें तो आपको फिजिक्स के और मैथ के स्टूडेंट हैं, मजीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये डी डाल दें तो ये एक डी ताऊ है, ये जो मैंने यहाँ पे निशानात लगाए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो ऑब्जेक्ट कर्वी लिनियर कोऑर्डिनेट्स पे मूव होता है, जैसे कि जियोजेब्रा में वापस आके मैं ज़रा एक बात वजाहत कर दूं, जो ऑब्जेक्ट कर्वी लिनियर कोऑर्डिनेट्स पे मूव होता है उस ऑब्जेक्ट की, और वो अपने आप को स्टेशनरी समझता है, इंपॉर्टेंट बात ये है, उस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री को कहते हैं जियोडीजिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जियोडेसिक भी कहते हैं, जियोडीजिक भी कहते हैं। ये लफ्ज़ आपने अपने पास महफूज कर लेना है, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है पूरी की पूरी जनरल रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स में, बल्कि यही जियोडीजिक है जिसकी बिना पे हम सारी डेवलप करेंगे इक्वेशंस। अब ये जो जिस पर सफ़र करता है ये जियोडीजिक, हम कैसे मान ले कि ये जियोडीजिक है या जियोडेसिक है, क्योंकि जियोडेसिक तो एक डेफिनेशन है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, डेफिनेशन है सीधी लाइन की, जियोडेसिक डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन तो ये नहीं है, हम देख रहे हैं,
फिर इसको हम स्ट्रेट लाइन कैसे मान लें, ये मेरा क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको देने लगा हूँ, जो आपने हमेशा अपने साथ रखनी है। वो ये है कि ज़ीरो टेंजेंशियल, क्या स्पेलिंग होनी चाहिए, अच्छा यहाँ एन रहता है, ठीक हो गया, स्पेलिंग ठीक थे मेरे। ज़ीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये पहचान है उसकी। जियोडेसिक इज अ स्ट्रेट लाइन। नहीं आ रहा सर जी अच्छा, जो आप लिख रहे हैं सर वो नजर नहीं आ रहा। वर्ड क्लिक किया था और भूल गया। कासिम आप मुझे याद दिलाया करो ना यार, मेरी तवज्जो। अच्छा जी, एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, कभी नहीं भूलना चाहिए आपको। जियोडेसिक इज अ स्ट्रेट लाइन, जियोडेसिक इज अ स्ट्रेट लाइन विद जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एक तो मैं डायरेक्ट जियोजेब्रा से आपको समझा दूं, फिर मैं और मिसाल भी देता हूँ। जियोजेब्रा फिर मैंने क्लिक किया, यकीनन नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ना, ये सामने तो जा रहा है और इसका यहाँ से वेक्टर टेंजेंशियल इधर या उधर नहीं हो रहा, वेक्टर आगे से आगे जा रहा है। मैं वेक्टर लगा सकता हूँ, मैं टाइम बचाने के लिए मैंने नहीं लगाया। तो वेक्टर भी इसके ऊपर मूव हो सकता है, उसके लिए 2 पॉइंट लगाने पड़ने थे। सो वेक्टर जब इसके ऊपर मूव होता है, आप इमेजिन कर लें कि वो मूव हो रहा है, तो वो सीधा जा रहा है सामने। अब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, रोटेशन महसूस हो रही है आपको कि वो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, लेकिन ये एक प्लेन के अंदर है। वही प्लेन हमने जो लगाई थी वो ये प्लेन है। ये देखें, ये एक प्लेन के अंदर है, ये जो ब्लू प्लेन है, इसी का प्लेन के अंदर रहना, इसका मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये टेंजेंशियली यानी दाएं या बाएं तरफ इसका मूवमेंट शुरू हो जाए, यानी ये अगर इधर हो जाए या दूसरी तरफ हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का इजाफा हो गया। सो अभी जो वेलोसिटी है, इसका डेरिवेटिव फिर क्या होना चाहिए? अगर वेलोसिटी इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है, तो इस वेलोसिटी का, जिसको मैंने कहा था कि वेलोसिटी जो है, ये मैंने कहा था कि वेलोसिटी जो है, इसका नॉर्म मैंने बताया था कि c है, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन सर टाइम। स्क्रीन स्क्रीन सर स्क्रीन स्क्रीन, सॉरी ये बार बार हो रहा है मुझसे, कासिम आप बोलते ही नहीं हो, कहीं और तवज्जो है ना आपकी। मैं थोड़ा सा OBS वाला सिलसिला देख रहा हूं। अच्छा, अब देख रहे हैं कि मैंने क्या लिखा है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो इस वक्त मैंने एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी है, यानी वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम खुद वेलोसिटी होता है। इस वक्त हम वेलोसिटी के वेक्टर की बात कर रहे हैं जब से लेक्चर शुरू हुआ है, और वेलोसिटी के वेक्टर का ये डेरिवेटिव मैंने आपके सामने लिखा है। अब इसको मैं सामने ज़ीरो लिख रहा हूँ, और इसलिए ज़ीरो लिख रहा हूँ कि हमने देखा कि हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है। प्लेन के अंदर उसके एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन इसलिए नहीं कहा जा रहा कि वो पैरेलल ट्रांसफर हो रहा है, एरो अपने आप के सामने अपने आप के साथ पैरेलल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और हो भी डिफरेंशियल लेवल पे, बारीक सतह पे, इन्फिनिटली स्मॉल सतह पे रहा है, तो इसलिए वो सीधा प्लेन के अंदर है, ना दाएं तरफ जा रहा है ना बाएं तरफ जा रहा है। तो तब हम कह रहे हैं कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और इसलिए हमने इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो लिखा है। अब आप जानते हैं कि वेलोसिटी का, जी सर ये क्लासिकल फिजिक्स में हम जो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो जो जियोडेसिक है ये उसी वही कॉन्सेप्ट है, बस सिर्फ और सिर्फ ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को जीरो करने के साथ, बस ये डिफरेंस है। जी, थोड़ा सा और भी डिफरेंस है, वही मैं अब इस वक्त बताने लगा था, थोड़ा सा मामूली सा। अच्छा जी, सही। तो अब जो आपने सड़कें देखी हुई हैं अपने ड्राइविंग के दौरान, एक सड़क है मोटरवे की तरह से, मोटरवे में भी वैसे बहुत बल हैं, लेकिन मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल स्ट्रेट और फ्लैट हो, और ना ऊपर नीचे जा रही है और ना दाएं बाएं मुड़ रही हो, सीधी हो, स्ट्रेट हो, तो हम उसके ऊपर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो तो हम कहेंगे ज़ीरो एक्सेलरेशन है। और
अगर हम थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे जाएं, यानी ऊपर उठें और नीचे जाएं, तो फिर हम कहेंगे कि ये रोटेशनल एक्सेलरेशन में आ गई है, वेलोसिटी अभी इसकी कांस्टेंट है। लेकिन अगर वही मुड़ना शुरू हो जाए राइट और लेफ्ट गाड़ी, तो फिर हम कहेंगे इसमें अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ गया है और ये उस प्लेन से निकल गई है जिस प्लेन के ऊपर नीचे थी। 90 पर ऑर्थोगोनल जब ये उठता था वेक्टर, लेटा हुआ गाड़ी का वेक्टर जब उठता था तो ऊपर चढ़ाई में चढ़ जाता था, नीचे उतरता तो उसका मुंह नीचे हो जाता था, लेकिन दाएं बाएं नहीं होता था। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रेट लाइन इक्विवेलेंट है जियोडेसिक के। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और टू डायमेंशनल सरफेस की वजह से, यानी जमीन के ऊपर अगर आप चल रहे हैं तो ऊपर की सरफेस टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल कर्वी लीनियर ज्योमेट्री पर आप उसको जियोडेसिक कहेंगे और वो स्ट्रेट लाइन है। अब जो जियोडेसिक है, इसकी इक्वेशन की तरफ मैं जा रहा हूं तो वहीं पे वो छोटा सा डिफरेंस आपके सामने आएगा। जियोडेसिक की इक्वेशन यहां से निकलेगी 0 से। सो अभी जियोडेसिक की इक्वेशन की तरफ इस तरह जाएंगे कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जो डिकम्पोजिशन अगर की जाए, वेलोसिटी को अगर डिकम्पोज किया जाए, तो हम वेलोसिटी को डिकम्पोज करते हैं किस तरह से? हम इसको इसके v नहीं आ रहा, नहीं, वर्ड क्लिक करना था। कासिम या अजरा, आप दोनों को बोलना चाहिए ना, आप हेल्प नहीं कर रहे हो। तो जी, तो वेलोसिटी को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो आप पहले से जानते हैं, इस पे मैं आपका और अपना वक्त बचाना चाहता हूँ। आप पहले से जानते हैं कि हम उसको उसके जितने भी कंपोनेंट्स हों, यानी हम 3 डायमेंशनल वेलोसिटी ले रहे हैं, 2 डायमेंशनल ले रहे हैं या 4 डायमेंशनल जो कि हमारा स्पेस टाइम है वो ले रहे हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्ज करें v1, और ये मैं जो ई छोटा सा साथ लिखा है, आप जानते होंगे ऑलरेडी कि ये बेसिस वेक्टर की निशानी है, जिसको छोटी क्लासों में आई जे हैट बहुत ज़्यादा आम तौर पे लिखा जाता है। मैं ये वही लिखा है। अब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लिखा, वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट लिखा, और फिर दूसरे कंपोनेंट का भी, यानी रुख तो हमने बताना है ना, वरना वेलोसिटी का वो ग्रिड ही नहीं हमारे इमेजिनेशन में आ सकता अगर बेसिस वेक्टर बताएं ही नहीं। ख़ास तौर पे जब इस तरह की जियोजेब्रा जैसी जगह पे हम बैठे हों और ये देखें, यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि अगर हम बेसिस वेक्टर ही ना दें साथ, तो हम कैसे शो करेंगे इस कर्वीलिनियर इस जगह पे कि x क्या है और y क्या है? तो हर वक्त कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने नहीं होते, इसलिए हमें बेसिस वेक्टर मस्ट साथ देना होता है, और सारे बेसिस वेक्टर की बेस पर ही जनरल रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स डेवलप होती है, इवन के स्पेशल की भी। आप चाहें तो आगे भी v3, e3, v4, e4 या v0, e0 कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट्स लगा रहा हूँ। हमने गो थ्रू करना है, हम जब डिटेल में जाएंगे तो हम 4 डायमेंशनों पे भी काम करेंगे। अब ज़रा देखिए कि जो ऊपर आपने इक्वेशन लिखी है, जिसमें जो जियोडेसिक की पहली इक्वेशन एक तरह से कही जा सकती है कि जिसमें जियोडेसिक ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है तो सीधी लाइन है, उसमें हम v की वैल्यू पुट करने लगे। मैं बहुत स्लो हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रफ्तार ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करने लगा हूँ मैं, और पूरे का पूरा मैंने 1 और 2 समेत उसमें लिख दिया। लेकिन आप इसको कैसे लिखेंगे, ये जस्ट वाज़े हो गया है कि हमने किस तरह से वैल्यू डाली, लेकिन आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको समेशन के उसूल के तहत लिखेंगे। समेशन का उसूल आइंस्टाइन समेशन के हवाले से आपने सुन रखा होगा, अगर यहाँ पे ऑलरेडी जनरल रिलेटिविटी के कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वो क्या है। अब जहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है, यानी जो v का कंपोनेंट बता रहा है, इसका कंपोनेंट बता रहा है कि उसकी क्या वैल्यू है वेलोसिटी के कंपोनेंट की, वहाँ पे हमने यहाँ पे n या कोई और लेटर डाल देना है। मैं यहाँ पे अल्फा डाल रहा हूँ, v। अब देखें, ये उसको समेशन के लिए यूज हो रहा है। फिर जो बेसिस वेक्टर है उसके अंदर भी मैं अल्फा डाल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी 1 है, दोनों में 1 है, और बेसिस वेक्टर को मैं वेक्टर के जरिए शो भी कर रहा हूँ। ये समेशन हो गई। आप शुरू में समेशन का साइन डाल सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने नहीं डाला था।
आइंस्टाइन ने कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ज़रूरत नहीं है वाकई, क्योंकि हमारे पास ऊपर नीचे दो जो इस वक्त इंडिसीज हैं उनको हम देख कर अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम इसको प्लस के साइन से दोबारा अगर कॉपी कर लें, फिर प्लस के साइन से 12 अगर कॉपी कर लें, और फिर पहली में 1 1, दूसरी में 2 2, तीसरी में 3 3 लिख दें, तो वाकई हमें पता चल रहा है कि बग़ैर इसमें कुछ नंबर डाले, सिर्फ इससे समेशन महसूस हो रही है बगैर समेशन का साइन डाले। सो अब जो ऊपर मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी, इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू के साथ तब्दील करने लगा हूँ, क्योंकि वो बहुत देसी तरीके से दी हुई थी। हम क्या कर रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी इस तरह से लिख रहे हैं कि v अल्फा बेसिस वेक्टर अल्फा और डिवाइडेड बाई, यानी डिवाइडेड बाई से मुराद डेरिवेटिव का जो होता है रेस्पेक्ट टू ताऊ, विद रेस्पेक्ट टू ताऊ इक्वल है 0 के। यहाँ पे एक बात आपको ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वजह से मालूम है कि इसका मतलब ये है कि हमें इसकी प्रोडक्ट दोनों की अलग अलग लेनी होगी। जैसा कि अगर मैं पहले इसको बाहर निकाल कर डी ई इसकी प्रोडक्ट ले लूं ताऊ के साथ, फिर प्लस डाल के अब डी ताऊ और ई को बाहर निकाल दो। यहां आप देखें कि हमने एक इक्वल 0, सॉरी, यहाँ देखें कि हमने सॉरी आई थिंक v अल्फा d of v अल्फा by d tau आपने v पर स्क्वायर डाल दिया है। आई थिंक माय मिस्टेक है। मिस्टेक। ओके, अब जरा देखिए कि मैं थोड़ी सी एक स्टेप की मैनिपुलेशन करने लगा हूं, ज्यादा नहीं, कि जिस तरफ 0 है मैं उस तरफ पहली टर्म को लेकर जा रहा हूं। जो दूसरी टर्म है डी वी अल्फा की, इसको मैंने यहीं रहने दिया है विद रिस्पेक्ट टू ताऊ के, और दूसरी तरफ मैं ले गया माइनस डी ई अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ताऊ, और वेलोसिटी खुद मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ। अब 0 की जरूरत नहीं है। यहां तक आकर लेफ्ट साइड पे ई अल्फा रह गया। हाँ, अब यहां पे पहुंच के ये जो माइनस के साथ हमारे पास आ गई है एक चीज, मैं यहां तक आना चाहता था जस्ट ताकि आपको विजुअलाइजेशन भी साथ हो सके। ये जो चीज है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये बज़ाहिर आपको लग रहा है कि बेसिस वेक्टर का जस्ट एक डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ताऊ, और ताऊ वो टाइम है जो प्रॉपर टाइम है, और जिसके हमने ऊपर यहाँ पे टिक्स बनाए हैं कि इक्वल टिक्स इसी टाइम की टिक्स हैं जो बंदे के पास घड़ी है, और वो बंदा खुद ट्रैवलर है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पेस टाइम में किसी स्पेसशिप में है, और वो उसकी अपनी घड़ी की टिक टिक इक्वल है। उसके रेस्पेक्ट से बेसिस वेक्टर का ये जो डेरिवेटिव है ये कहलाता है क्रिस्टोफल सिंबल। दिस इज द क्रिस्टोफल सिंबल, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये मैंने आपको एक दिन माया में एक फाइल दिखाई थी, और मैं फिर दोबारा आपको दिखा देता हूं। उसमें एक चीज मैं आपको दिखा के फिर आगे बढ़ूंगा। माया ही नजर आ रहा है सामने। तो कर्वेचर, पैरेलल ट्रांसपोर्ट, अच्छा ये दूसरी है, मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो स्फीयर की है। ये वाली नहीं, ये भी नहीं है।
ये भी है तो पैरेलल ट्रांसपोर्ट, लेकिन फाइल मेरी ये भी नहीं है, सॉरी। पीछे चल के पैरेलल ट्रांसपोर्ट, कर्व सरफेस, टेंजेंट प्लेन, कर्व सरफेस। ये है, लेकिन पैरेलल ये कर्व तो है, लेकिन मैंने जहाँ पे डिफरेंस बताया ना दोनों का, एक आखिरी ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको वर्ड में ड्राइंग करके बता देता हूँ। ये है, ये है। अब यहाँ देखें कि कर्व्ड सरफेस में होता ये है कि हम कैसे जानते हैं कि सरफेस कर्व्ड है, ये तो आपने सुन रखी होगी बात। हम उस पर पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एक वेक्टर को। जब वेक्टर उस पर पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन हम चेंज नहीं करते, हम उसकी डायरेक्शन वही रहने देते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होता है। फिर उसी पर वो आगे, यानी अगर आप एंगल बढ़ा सकते हैं 180 कर सकते हैं, मैंने 90 रखा हुआ है। ये 90 की एक ट्राइंगल है जो स्फीयर पे बनी हुई है, तो उसके दूसरे साइड पे भी वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है पैरेलल, और वापस आए तो उनके दरमियान जो है डिफरेंस होता है 90 का एंगल का डिफरेंस। यही जब छोटी लेवल पे चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे जियोजेब्रा में देखें कि यही चीज़ जब छोटे लेवल पे होती है, जैसे इस वक्त ये आपके सामने पहले से बनी हुई ड्राइंग मौजूद है, इसमें अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें, इसमें अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें, यहाँ से पॉइंट लिया, ये मैंने खोला, इसी को हुआ है जी जी। चलें, अच्छा, अब पैरेलल ट्रांसपोर्ट इस तरह से है कि इस पे हमने ये पॉइंट लगाया और एक पॉइंट से एक हमने वेक्टर लगाए। ये वेक्टर फर्ज करें कि इस तरह नहीं, पॉइंट को नज़दीक 2 पॉइंट लगा के दरमियान में वेक्टर लगाते हैं, एक और पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे साथ ही। अब इनको वेक्टर से जोड़ देते हैं। अब ये जो वेक्टर है इसको आप पैरेलली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये इसमें एक ऑप्शन होता है जियोजेब्रा में, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट। यहाँ पे क्लिक करें तो जब आप एक पॉइंट को क्लिक करेंगे तो किसी भी वेक्टर को आप सिलेक्ट करें तो वो पैरेलल ट्रांसपोर्ट हो जाता है आगे। इतना ही मैंने दिखाना था। ये देखें कि हुआ क्या है कि वेक्टर उठ गया है, वो जितना एंगल बना रहा है नीचे वाली प्लेन के साथ, अगर नीचे प्लेन होती, यहाँ पे हम टेंजेंशियल प्लेन लगाते हैं, जो हमने आगे डिटेल में जब पढ़ना है तो वो लगा के देखनी है। और उस टेंजेंशियल प्लेन में हमने ये काम करना होता है कि अफाइन कनेक्शन बनाते हैं एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग वो जगह, वो मकाम होगा जब हम डिटेल में जाएंगे। तो वो जो प्लेन इसके लगती है, मैं अगर फर्जी तौर पे जो कि अच्छी ठीक प्लेन नहीं होगी लगा के आपको दिखाऊं एक प्लेन, तो हम इस तरह से वो प्लेन लगाएंगे जिसे हम अफाइन कनेक्शन के लिए लगाएंगे टेंजेंशियल प्लेन। अब देखें प्लेन अच्छी नहीं लगी क्योंकि प्लेन अंदर धंसी हुई है, बट उस प्लेन को मेयार मानकर हम देखते हैं कि वेक्टर कितना उठ गया है या कितना साइड पे आ गया है। यानी कर्व इस तरह की भी तो हो सकती है ना कि वेक्टर इस यहाँ पे अगर वेक्टर होता, यहाँ पे अगर वेक्टर होता तो वेक्टर थोड़ा सा उस के मुकाबले में, जो ये वेक्टर है पहले वाला, इसके मुकाबले में ये वेक्टर थोड़ा सा साइड पे महसूस हो रहा है जस्ट ज्योमेट्री की वजह से। तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को, ये बेसिस वेक्टर की बात हो रही है, उस डिफरेंस को शो करने के लिए एक और छोटा सा तीसरा वेक्टर लगता है जो क्रिस्टोफर सिंबल के जरिए शो किया जाता है। अब मैं ड्राइंग में आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि इन चीज़ों में बहरहाल हम साथ मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, ये जो डिज़ाइनिंग की चीज़ें। यहाँ पे ड्राइंग में आप देखें कि फ़र्ज़ करें एक वेक्टर है जो, हाँ चेंज कर लो। यहाँ पे ड्राइंग में देखिए फ़र्ज़ करें एक वेक्टर है जो हमने पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाना है। अब यहाँ पे तो जो है ना वो प्लेन
फ्लैट है जिसमें ये वेक्टर लगा हुआ है, इसलिए जितना मर्जी ट्रांसपोर्ट करवाएंगे ये वापस उसी के ऊपर ही आएगा। जिस वेक्टर से हम इसको ट्रांसपोर्ट करवाएं, ये लेकर जाएं, ये वापस इसी के ऊपर ही आएगा। लेकिन जो रिमान ने एक राज मालूम किया कायनात का, और जो आज तक उसका एहसान है सारे मैथमेटिशियंस पर, वो ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कर्वी सरफेस पर हैं तो आप पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाएं वेक्टर को और वापस लेकर आएं। वो अपनी जगह पे वापस नहीं आएगा, जैसा कि आपने अभी माया में देखा था। वो थोड़ा सा एंगल बना रहा होगा, थोड़ा या बहुत। यानी अगर हम यहाँ से ये देखें, ये थोड़ा सा एंगल, ये क्यों कॉपी नहीं हो रहा? अच्छा, अब हो गया। ये थोड़ा सा जो एंगल है छोटा सा, इस एंगल के दरमियान जब हम इसको फिल करेंगे एक और वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ, तो हम इसको कहेंगे क्रिस्टोफल सिंबल से जाहिर किया जाने वाला वेक्टर। अभी मैं मजीद इसको समझाऊंगा और डिटेल में तो हम बहुत ज़्यादा समझेंगे। बहरहाल ये जो वेक्टर है ये कहाँ कहाँ पे आपको खुद अपनी ज़िंदगी में नज़र आ सकता है। अगर आप नॉर्थ पोल पे चले जाएं, नॉर्थ पोल पे चले जाएं और जहाँ पे पोल का पिन है उससे चंद मीटर के फासले पे आप एक मीटर स्टिक लेके अगर सर्कल में घूमें तो हर मीटर स्टिक आपके हर स्टेप पे एक बना रही होगी डिफरेंस, और वही है क्रिस्टोफल सिंबल। यानी वो जो डिफरेंस है दो बेसिस। मैं क्रिस्टोफल सिंबल की अगर आपको देसी ज़बान में डेफिनेशन बताऊं तो मेरे ख्याल में ये यूं होगी और बहुत आसान हो जाएगी कि क्रिस्टोफल सिंबल की डेफिनेशन यूं होगी कि बेसिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू coordinate in question change in शुरू में change in basis vector with respect to coordinate in question। यानी जो कोऑर्डिनेट भी चल रहा है, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्पेस टाइम में, और 3D में 3 होते हैं और 2D में 2 होते हैं, जैसे कि आज हम यूज कर रहे हैं 2। तो अगर 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे तो 8 क्रिस्टोफल सिंबल्स बनेंगी। आप पूछ सकते हैं क्यों ऐसा है कि 2 में से 8 बनेंगी, तो जवाब ये है कि हमने अभी वेलोसिटी के वेक्टर में देखा था कि हमारे कंपोनेंट कितने थे। हमारे कंपोनेंट थे v1 e1 प्लस v2 e2, इसको मैं जरा खोल दूं। हमारे कंपोनेंट कितने थे? अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, यानी डॉट इसकी v के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें, v के साथ अगर आप ऊपर बड़ा सा एरो भी लग गया, इनको ब्रैकेट डाल के इनको अगर आप आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करें, जो कि बहुत इब्तदाई किस्म की मैथमेटिक्स के ज़रिए होगी, तो आपके पास ऑटोमेटिकली कितने ऑप्शन आएंगे? उसको हम मैट्रिक टेंसर के मैट्रिक्स में भी लिख लेते हैं, मैट्रिक्स में भी लिख लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। ये आपस में पहले तो इनकी प्रोडक्ट बनेगी, जैसे ऊपर हमने यहाँ बनाई थी, ये देखें अलग अलग, ये वाली। पहले तो इनकी प्रोडक्ट्स बनेंगी अलग अलग, और फिर जो प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगी इनके अंदर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और फिर जब वापस में मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास जो क्रिस्टोफल सिंबल्स आएंगी वो 8 होंगी, और उसको हम गामा से शो करते हैं। गामा से शो करते हैं, ऊपर हम जो उसके इंडेक्स देते हैं वो होता है बेसिस वेक्टर खुद। यानी अगर यहाँ पे 2 ब्लैक वेक्टर हैं तो ये भी बेसिस वेक्टर है, ये भी बेसिस वेक्टर है, लेकिन ये बेसिस वेक्टर नहीं है, ये क्रिस्टोफल सिंबल है, सो ये ग्रेडियंट है। तो ये बेसिस वेक्टर है, ये बेसिस वेक्टर है। ये बेसिस वेक्टर के लिए ऊपर इंडेक्स होती है जो मैंने अल्फा की बजाय ए की शक्ल में लिखी है। क्रिस्टोफल सिंबल बिग गामा होता है, और नीचे यानी उसके पैरों में मैं यहाँ पे BC लिख रहा हूँ, ये होती है अल्फा बीटा
और गैमा, ये आमतौर पे जो लिखे जाते हैं। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे एक हमारे साथ पीएचडी के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं भी, वो ABC से काम चलाते हैं। और ये इस वक्त जो आइडेंटिटी कह लें या जो मैथमेटिक्स वालों का दिया हुआ एहसान कह लें फिज़िक्स वालों को, वो मैं लिखने लगा हूँ कि ये इसकी इक्वेशन कह लें, जैसे आपको पसंद आए, कि क्रिस्टोफर सिंबल को वो इस तरह से शो करते हैं। ये मैथमेटिक्स की दी हुई आइडेंटिटी कह लें, हम इसको प्रूव करेंगे आगे जाके। तो इसमें एक मैट्रिक टेंसर होता है जो कि अपने कंट्रोवेरिएंट इंडेक्स के साथ, इंडिसेस के साथ लिखा हुआ होता है। 1/2 और G मैट्रिक टेंसर है, AD। और फिर मैट्रिक टेंसर का पार्शियल डेरिवेटिव होता है, जबकि यहाँ पे DC का होता है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव होता है x की b के साथ, फिर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव फिर मैट्रिक टेंसर का होता है AB के साथ, और फिर पार्शियल उसका विद रिस्पेक्ट टू C के साथ, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव आखिरी माइनस में होता है, वो भी मैट्रिक टेंसर का होता है, और वो होता है BC के साथ और विद रिस्पेक्ट टू D के साथ। ये मैथमेटिक्स की तरफ से एक तोहफा है, प्रूव हम करेंगे, आज नहीं कर रहे। ये मैथमेटिक्स की तरफ से एक तोहफा है जो क्रिस्टोफर सिंबल को शो करता है, यूं कह लें। सो क्रिस्टोफर सिंबल जो है वो इस छोटे से वेक्टर को कहते हैं, और इसके लिखने का तरीका ये होता है कि ये ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखी जाती है। ग्रेडियंट तो आप जानते हैं कि किसी भी रेस्पेक्ट को किसी भी रेस्पेक्ट के साथ लेना ग्रेडियंट है। dy/dx एक ग्रेडियंट है। अब ये इसमें जो मैट्रिक टेंसर है, इसकी भी हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, हमने पूरी मैथमेटिक्स से गो थ्रू करना है। फिलहाल क्रिस्टोफर के सिंबल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आ गया है ग्रेडियंट, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये ग्रेडियंट है। इसी फॉर्म में भी, जिस फॉर्म में इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी फॉर्म में भी आप देख सकते हैं कि ये ग्रेडियंट है। चलिए मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ इस फॉर्म में ये ग्रेडियंट कैसे है। यहाँ पे हम एक ड्राइंग में देखते हैं कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ग्रेडियंट कौन सा है, आप में से कोई बता सकता है? हाइपोटेन्यूज सर। यस यस, शाबाश, हाइपोटेन्यूज सर, हाइपोटेन्यूज। एग्जैक्टली। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये ग्रेडियंट है, और यहाँ पे हम इसको फंक्शन में ले लेते हैं। अब अगर आप ट्रिग फंक्शन tan को याद करें, तो ग्रेडियंट को लिखने का तरीका ऑटोमेटिकली आपको क्रिस्टोफर सिंबल देगा। ये देखें, यहाँ पे मैं उसको tan क्या होता है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ये कॉपी करना था। tan क्या होता है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, मतलब df/dx। df/dx ये क्या है, ग्रेडियंट है। अब बात दिलचस्प होती जा रही है, यहाँ पे ज़रा देखिए कि ये एक और फॉर्म में अगर आप नीचे लिखें कि आपने ग्रेडियंट की जो मशहूर इक्वेशन है, फ़र्ज़ करें कि हम लिखते हैं ग्रेडियंट की मशहूर इक्वेशन नेबुला f, यानी हम डेल f भी कह सकते हैं, इसे उल्टा डेल कहते हैं वैसे बाय द वे। पार्शियल ग्रेडियंट की मैं आम इक्वेशन जो है वो लिख रहा हूँ, पार्शियल f बाई partial x in the direction of I hat plus partial f by partial y in the direction of j hat plus partial f by partial z in the direction of k hat। ये आम तौर पर जो हम मैथमेटिक्स में ग्रेडियंट वगैरह पढ़ जी, z की बजाय आपने x लिख दिया थर्ड डेरिवेटिव में। बिल्कुल z। अब ये जो है यहाँ पे देखें, ये एक ग्रेडियंट है, ये एक ग्रेडियंट है, और ये एक ग्रेडियंट है, और ये छोटा सा बेसिस वेक्टर उसको, उस ग्रेडियंट के रुख को बता रहा है कि उसका मुंह किस तरफ है, ग्रेडियंट का रुख किस तरफ है। सो ये और ये सारा ये बता रहा है। अगर इसी फॉर्म को हम यहाँ से उठाएं
और ये ऊपर जो हमने ये वाला लिखा है, इसको दोबारा लिखना चाहें तो हम देखें कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे डी एफ इक्वल डी एफ बाई डी एक्स टाइम्स डी एक्स। अगर आप देखें गौर से, ग्रेडियंट अपना पर्पस सर्व कर रहा है। फर्ज करें हमारे पास एक ग्रेडियंट है जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट 1 in 10, हम उसको नाम देते हैं कि 1 in 10 का ग्रेडियंट है, 1 in 10। तो अब अगर हमसे कहा जाए कि एक ग्रेडियंट है 1 in 10 का, तो हम ड्रा कैसे करेंगे? हम उसको ऐसे ड्रा करेंगे जैसे पहले हमने किया है कि एक लंबी सी हमने ली है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और हमने कहा 1 in 10 है। ओके, 1 in 10 का मतलब ये है कि इसकी dx जो है वैल्यू वो 10 है मीटर यहां पे, और इसकी जो हाइट है वो 1 है, 1 मीटर यहां पे। और हमसे पूछा जाए अगर कि 5 मीटर के बाद, आफ्टर 5 मीटर कितना डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो हम क्या करेंगे? हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और ये फार्मूला हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये ग्रेडियंट का फार्मूला नहीं है, ये पूरा वेक्टर है, ये उसको हाइपोटेन्यूज की लेंथ डायरेक्शन को बताएगा। हम कहेंगे कि लेंथ भी और डायरेक्शन भी, हम कहेंगे कि डी एफ हमारा है, यानी जितना हमने चेंज किया फंक्शन में, डी एफ हमारा है 1/10 टाइम्स 5 इक्वल 1/2। यानी हम कहेंगे कि जिस बंदे ने इसके ऊपर ट्रैवल शुरू किया था, इसके ऊपर, वो हाफ में पहुंचा है। यहां हम यूं कहेंगे कि हाफ में पहुंचा है। ये जो चेंज इन फंक्शन है डी एफ, ये कहेंगे कि हम फंक्शन ने चेंज किया हाफ। तो ये ग्रेडियंट का जो पर्पस है, उसकी वजह से ये दरमियान वाला टुकड़ा सिर्फ इतना सा डी एफ ओवर डी एक्स, ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, और ये बन जाता है हमारे लिए एक अदद क्रिस्टोफल सिंबल। देखें क्यों, ये वाली लाइन यहाँ पे आपने देखी थी, ये वाली लाइन ग्रेडियंट है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये छोटा वेक्टर, ये ग्रेडियंट है, ये दोनों बेसिस वेक्टर हैं, और ये उसके लिए ग्रेडियंट है। और ग्रेडियंट में मैंने कहा क्रिस्टोफल सिंबल जब हम लिखते हैं, तो क्रिस्टोफल सिंबल की खूबी यह है कि जब हम बिग गामा डाल लेते हैं, तो ऊपर हम बेसिस वेक्टर निशानी के लिए लिखते हैं। फर्ज करें कि बेसिस वेक्टर हमारा था E1, सॉरी ये गलत लिखा गया है, गामा, फर्ज करें कि बेसिस वेक्टर हमारा था E1, अभी भी नहीं लिखा गया, हाँ अब लिखा गया। फर्ज करें बेसिस वेक्टर हमारा था E1, और ग्रेडियंट के लिए हमने जो नीचे, ये अब मैं पहचान बता रहा हूं कि आपने पढ़नी कैसे है क्रिस्टोफल सिंबल। तो विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन इन, विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट इन क्वेश्चन, मैंने कहा था, ये क्यों नहीं हाजिर नीचे यहाँ पे, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट इन क्वेश्चन, इसको भी ब्रैकेट से शुरू करूं तो लिखेगा, नहीं खराब कर रहा है। चले मैं ई की बजाय कुछ और लिखता हूँ, गामा, ऊपर हम डाल देते हैं ए ही डाल, या ऊपर एक मिनट, ऊपर 1 डाल देते हैं, सिर्फ 1। अब देखें, एक समझ लें कि बेसिस वेक्टर है जिसका नाम 1 है, एक बेसिस वेक्टर है जिसका नाम 2 है, एक बेसिस वेक्टर है जिसका नाम 3 है। तो अब समझ लें कि एक बेसिस वेक्टर है जो 1 है। अब नीचे देखें कि हम कहेंगे 1 डिवाइडेड बाई, ये फिर अंदर चला जाता है, गामा 1, नीचे हम लिखें 1 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट इन क्वेश्चन, अब ठीक लिखा गया है। ये जो 1 है, ये बेसिस वेक्टर दोबारा लिखा हुआ है, ये चेंज हो सकता है ऊपर वाले से, क्योंकि हमारे पास कितना कितना कनेक्शन है आपस में फंक्शंस का। देखें x, y, z, फिर x, y, z, एक का राब्ता दूसरे से कायम करने के लिए इन तीनों के रेफरेंस में इस x को पढ़ेंगे।
y का राब्ता ऊपर वालों के साथ कायम करने के लिए इस नीचे वाले के रेफरेंस में फिर तीनों को पढ़ेंगे। z का राब्ता ऊपर वालों से कायम करने के लिए इस z के रेफरेंस में इन तीनों को पढ़ेंगे, यानी इन तीनों की मदद से z मिलेगा, इन तीनों की मदद से y मिलेगा, इन तीनों की मदद से x मिलेगा। लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब ये है कि एक डिफरेंट है किसी भी हवाले से, यानी उसको आप एक्स वाई जी की बजाय कुछ और कह दें। अभी हमने करना है आगे जाके, वो फिर मैं बाद में करता हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि दो आपके फ्रेम्स हैं और उन दो फ्रेम्स का आपसी रिलेशन आपने किस तरह से देखना है। ये क्रिस्टोफर सिंबल आपको बताती है कि 8 या 16 या 256 की फॉर्म में आपको हर पॉइंट पर किसी कर्वीलिनियर स्पेस में एक अदद क्रिस्टोफर सिंबल चाहिए। डिटेल आपने बाद में पढ़नी है, तो वो अब हम वापस आते हैं अपनी जगह पे। वो हमें मैथमेटिक्स वाले देते हैं क्रिस्टोफर सिंबल इस फॉर्म में, और ये हमने प्रूव भी करनी है, फिर हम उसको यूज करते हैं इस जगह पर। यहां पे मैंने आपको बताया यहां पर, तो हम करते हैं गामा अल्फा सब म्यू गामा अल्फा सब म्यू म्यू न्यू, और इस जगह पर हम वी म्यू वी न्यू ये लिख देते हैं। आपके पास आ गई है फाइनली जियोडेसिक की इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो रिलेट करने का है। इन सबको जो मैंने अभी बेतरतीब चीज़ें बताई हैं, इनको रिलेट करने का है, और उसमें मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो टेंशन मैंने पैदा किए रखी वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक मिनट, हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, प्रॉपर टाइम, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, बेसिस वेक्टर का एक दूसरे फ्रेम्स के साथ रिलेशन क्रिस्टोफर सिंबल की फॉर्म में, और क्रिस्टोफर सिंबल को इंसर्ट करना जियोडेसिक की इक्वेशन में जो कि एक ही पैरामीटर है उसमें। ये जो हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, आइए इनको कलेक्ट करते हैं, इनको एक पैकेज में फिक्स करते हैं, तो आपके लिए जो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो जमा हो जाएंगी एक ही जगह पर। किस तरह से? सबसे पहले ये देखें कि जब हम हाइट पर हैं और हम किसी तरफ चलना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो ही स्टेप उठाएंगे या स्टीपनेस होगी या हम चढ़ाई चढ़ेंगे, तो ग्रेडियंट इन्वॉल्व हो जाएगा। एक कदम हम उठाएंगे किसी भी हाइट पर, यानी हम स्पेस टाइम फैब्रिक में हैं, हम किसी स्फीयर पर हैं, ज़मीन पर हैं, ज़मीन खुद एक हाइट है। वो एक कॉल है किसी आर्टिस्ट का कि आप ज़मीन पे जिस जगह पे बैठे हैं, ज़मीन की वो जगह पूरे ग्लोब में सबसे बुलंद है। वाकई जब आप एक फुटबॉल के ऊपर पिन पॉइंट्स पेन से पिन लगाएं, तो वो पॉइंट जो नुक्ता आपने लगाया वो अपने आसपास के तमाम निकात में सबसे ऊपर होता है। सो उस तरह से सोचें कि आप ज़मीन के ऊपर हैं, तब भी आप एक स्फीयर पर हैं। ऐसी सूरत में आपको यानी आप जिस कर्व के ऊपर आप चल रहे हैं, उसको आपने इमेजिन किया हुआ है कि यू आर स्ट्रेट, यू आर गोइंग स्ट्रेट, लेकिन इन फैक्ट आप उस कर्व पे हैं। इस रिलेशन को जितनी बातें की हमने यहाँ पे अब मैं जोड़ने लगा। नंबर एक, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप स्टेप उठाएंगे स्टीपनेस होगी, तो इसका मतलब डायरेक्शन मैटर्स। लेकिन डायरेक्शन मैटर्स के लिए ज़रूरी है कि हम उसी ग्रेडियंट की डायरेक्शन भी बता कर चलें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ग्रेडियंट का नाम ही फाई रख देता हूँ, फाई इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो हम करेंगे डी फाई डिवाइडेड बाई डी एक्स और डी एक्स। और अब डायरेक्शन मैटर्स, तो हम कहेंगे डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, तो हम कहेंगे डी फाई बाई डी वाई, डी फाई बाई डी वाई और डी वाई। यहाँ पे आप देखिए कोई असल में चेंज नहीं किया गया, ये कोई इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे आप गौर करें तो ये और ये आपस में कट जाएं, तो इसका मतलब है कि डी फाई और डी फाई तो आपस में बराबर है। बेसिकली छेड़ा वेड़ा किसी चीज़ को नहीं गया, सिंपल सी ये बात आपने जहन में रखनी है। अब जो ये हमने चीज़ लिखी है, अगर आप देखें कि पाइथागोरियन जब हम लिखते हैं, हम लिखते हैं सी स्क्वेयर्ड इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड,
या हम कोई सी की जगह कोई और टर्म यूज कर लेते हैं, वही अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम लिखेंगे सिंपल डी फाई एस। वो जो लेंथ हम ले रहे हैं इस वक्त यूक्लिडियन की है, यूक्लिडियन की लेंथ को ही पाइथागोरियन से शो किया जाता है ना, तो वो लेंथ जो हम ले रहे हैं वो यूक्लिडियन की, और पाइथागोरियन में हमने ये भी करना है कि इसको स्क्वायर्ड हालत में लिखना है, फिर हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम ऊपर जो चीज लिखी है पाइथागोरियन में, dx की जगह ये और dy की जगह ये पुट कर सकते हैं, पाइथागोरियन हमें मिलेगा। मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा रहा हूं, हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं। तो मैं यहाँ पे करता हूं डी फाई एस और डी फाई एक्स प्लस डी फाई वाई। ये पाइथागोरियन है, सिवाय इसके कि स्क्वायर्ड नहीं लिखे हुए, और ये पाइथागोरियन है लेकिन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। आप चाहें तो इसमें सारी जगह वेक्टर डाल सकते हैं ताकि पता चल जाए कि हम सारा डायरेक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम ऊपर वाली जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को यहां पुट कर सकते हैं। डी फाई एक्स की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। तो अगर हम इस जगह पे x की वैल्यू पुट करें तो ये आएगी ये, और अगर इस जगह y की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगी ये एक एक्सप्रेशन वजूद में आ गया है, और आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे मैं अब उन चीज़ों को चूंकि रिलेट कर रहा हूं जो पीछे बयान की हैं, तो फौरी तौर पे मैं अब ये आपसे शेयर करना चाहता हूं कि स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी में कोऑर्डिनेट रूटीन के नहीं होते, टी एक्स वाई जी नहीं होते, वहां पे कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया जाता है। और आप चूंकि सीनियर स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता, मैं बताता हूं कि टी को एक्स नॉट कर दिया जाता है, टी को एक्स नॉट कर दिया जाता है, एक्स को x1 कर दिया जाता है, y को x2 कर दिया जाता है और z को x3 कर दिया जाता है। ये उनके इक्विवेलेंट हैं, एक ही चीज है, बल्कि इक्विवेलेंट नहीं, इक्वल है। ये इसलिए किया जाता है कि हम इनको यूज कर सकें सेम डायमेंशंस में, वो डायमेंशंस जिनसे हमें आखिर में डायमेंशंस को देखना होता है कि हम मीटर में ले रहे हैं, सेकंड्स में ले रहे हैं या मीटर पर सेकंड्स में ले रहे हैं। तो हमने जब यहाँ पे सी टी लिया था, यानी आगे हम स्पेशल रिलेटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ कि आगे हम फिर आपको दिखाएंगे कि सी टी क्यों लिया था। यहाँ पे अब जब स्पेशल रिलेटिविटी में सी टी लिया था तो सी टी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद मीटर में हमें अपनी वो दे रहा था, क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स। तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और सी टी भी मीटर में आ गया था। आप देखें सी टी को यूनिट्स निकाल के वो मीटर में निकलते हैं। तो जब सी टी मीटर में आ गया तो इसका मतलब चारों जो डायमेंशंस हैं वो हमारी इक्वल हो गई। इसलिए हम टी एक्स वाई जी नहीं इस्तेमाल करते बल्कि इनको इस्तेमाल करते हैं। अब ऊपर जो एक्सप्रेशन हमने बनाया है, इस एक्सप्रेशन में जहां जहां y है वहां वहां हम x2 लिख सकते हैं, और जहां जहां x है वहां वहां हम x1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे जाके इससे सम कर सकेंगे, जो कि एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है हमारे इस काम में। जो क्या हो गया, डिफाई इक्वल है किसके, अब हमने जो ऊपर लिखी थी ये वाली इक्वेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें y और x की हम वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं और x1, x0, x2, x3 के हिसाब से लगाने लगे हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे डी फाई बाई dx1 और dx1 प्लस डी फाई बाई dx2 प्लस dx2, और प्लस आगे जितनी डायमेंशंस बढ़ा लें, dx3, dx4, dx5 सारी लिखी जा सकती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने t x y z को चेंज करके x0, x1, x2, x3 कर दिया है। इसलिए अब क्या करेंगे कि अब हम इसे सम कर सकते हैं, यानी हम इसको जमा कर सकते हैं एक छोटे से एक्सप्रेशन में। अगर हम इसे सम करें किसी एक
यूज कर लेते हैं सिंबल को, m को हम समेशन की सिंबल बना लेते हैं। तो m अगर 1 हो, m अगर 2 हो, m अगर 3 हो, m अगर जितनी डायमेंशंस में आए हम उसको समझेंगे कि वही लिखा जा रहा है। सो जब हम d5 ओवर dxm करेंगे और यहाँ पे dxm करेंगे तो ये हमने समेशन ओवर m करके उसी एक्सप्रेशन को जो हमने ऊपर यहाँ पे निकाला था, जो हमने पाइथागोरियन में से मैग्नीट्यूड की बजाय सिर्फ डायरेक्शन लेकर निकाला था, उसी एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें एक आदमी खड़ा है यहाँ पे। एक मिनट में जियोजेब्रा में आपको एक तस्वीर ले लूँ सिर्फ आपके लिए। जियोजेब्रा में हमारा कोई भी जो बना हुआ है उसी की तस्वीर ले लेते हैं। ये इसकी क्लिक हो जाओ, स्लो हो गया। चलिए मैं इस जगह की तस्वीर ले रहा हूँ। तो इसको मैंने यूज़ करना है इस ड्राइंग में जो अभी आपके सामने क्लिक की थी, पेस्ट। अच्छा, अब सवाल ये है कि एक मूवमेंट है, फ़र्ज़ करें ये ब्लू डॉट की मूवमेंट है या इसी हाइट पर कोई बंदा खड़ा है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे एक निशान लगा देता हूँ मैं किसी चीज़ से। स्लो बहुत हो गया मेरा कंप्यूटर, बोझ पड़ गया। अच्छा माया बंद करता हूँ एक मिनट। फ़र्ज़ करें कि ये ऑब्जेक्ट है और इसकी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इस ऑब्जेक्ट को हमने अब देखा था किस फ्रेम में, x, x2, x3। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस था हमारा। हम जब इसको पैमाइश करने लगे थे तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया था, जो अंडरस्टूड है कि हमने किया होगा क्योंकि आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया था, अभी मैंने वाइट इसमें ड्रॉ कर दिया है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू पर इसको देखा था। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है x फ्रेम ऑफ रेफरेंस, x1, x2, x3। सवाल ये कि एक बंदा आता है बाहर से कोई और, ये बंदा, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस टिल्टेड है और इसका कलर भी चेंज्ड है। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, ये येलो है, ऑरेंज है, और इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पोजीशन भी चेंज्ड है। ये इस तरह से है। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये था, x ये था, y ये था। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ये और बंदा है। हम बशीर हैं, ये नज़ीर है। और हमारा और इसका दोनों का देखना इस ऑब्जेक्ट को कैसा होगा? क्या ये ऑब्जेक्ट हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसा नजर आएगा? क्या इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वैसा नजर आएगा? और अगर दोनों फ्रेम्स में ये एक जैसा नजर आएगा तो क्या फ्रेमों की आपस में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है? क्या एक फ्रेम से दूसरे में और दूसरे से पहले में हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं? यहाँ पे जो पहला फ्रेम, यहाँ पे जो पहला फ्रेम है, ये वाला x फ्रेम, इसके नाम तो हैं x1, x2, x3, x4 वगैरह वगैरह। तो दूसरे के नाम क्या रखें? कुछ लोग x प्राइम रखते हैं, कुछ x टिल्डी रखते हैं, कुछ x स्माइली रखते हैं। लियोनार्ड सस्केन ने अपने लेक्चर्स में इसका नाम y रखा है और इसका नाम x रखा है, तो मैं भी वही रखने लगा हूँ। हम क्यों करते हैं कि पहला फ्रेम जब हमने बनाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो था x इक्वल्स x0, x1, x2, x3, और ये स्पेस टाइम के चारों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चारों कोऑर्डिनेट्स बन गए। y के लिए हमें करना चाहिए y0, y1, y2, y3। ये क्या हो गया? ये दूसरा बंदा आ गया है। ये क्या हो गया? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। ये पीले वाला, ये बंदा और है। ये अब्दुर्रहमान है। ये बंदा कौन है? ये मैं हूँ।
यानी दो अलग अलग लोग हैं और फ्रेम चीज एक को देख रहे हैं, और चीज ही नहीं देख रहे, उसकी वेलोसिटी देखनी है, ये मूव हो रहा है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर्स मूव होते हुए स्पेस टाइम में पार्टिकल को देख रहे हैं। सो इसने अपने लिए कोऑर्डिनेट्स ये ड्रॉ किए, इसने अपने लिए ये ड्रॉ किए, तो हमने इन दोनों के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन सीखनी है। अब सवाल ये है कि जब हमने पहले सिस्टम के लिए ये एक फॉर्म बनाई थी समेशन की, जो हमारा पाइथागोरियन था, उसमें से हमें डायरेक्शन देने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया था। इसी तरह की हम y के लिए भी सेम बना सकते हैं, आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं। तो फिर हम इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे? यानी हमारे पास एक तरफ अगर फर्ज करें कि डी फाई है और दूसरी डी फाई ओवर डी एक्स है, एक ग्रेडियंट, और दूसरी तरफ हमारे पास ग्रेडियंट है, यानी डी फाई ओवर डी एक्स एम कह लें आप, चलें। तो दूसरी तरफ हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो है डी फाई ओवर डी वाई। हम इनको आपस में रिलेट कैसे करेंगे? इस रिलेशन के लिए इस इक्वेशन की जो हालत है वो बदल जाएगी, ये डबल हो जाएगी, यानी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इन हो जाएगी, ऐड हो जाएगी जब हम इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे। बट स्टिल जो इनका रिलेशन का जो पैटर्न है वो इस तरह से होगा कि हमें चेन रूल यूज करना होगा। चेन रूल के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम कहें कि मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर हमारे पास फ्रेम है एक्स वाई जी, और फिर हमारे पास फ्रेम है x1 y1 x1, ये मैंने पहली वाली बात को दोहरा रहा हूँ, y1 और z1, ये दोबारा वाली बात नहीं है जो पीछे मैंने दोहराई थी। तो मैंने कहा था इस एक के साथ रिलेशन, इस एक के साथ देखने के लिए हमें इन तीनों से हासिल करना पड़ेगा डाटा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये x1 जो है वो किस फॉर्म में, वो किस जगह पे है, उसकी पोजीशन क्या है। यहाँ पीछे जो मैंने तस्वीर बनाई है उसी पे गौर कर ले तो बात समझ में आ जाएगी। ये जो पीला वाला है इसको हम कहते हैं कि ये y1 है, यानी ये बेसिस वेक्टर है, और इसका नाम हम कह देते हैं y1 है। और ये जो वाइट वाला है इसको हम कह देते हैं ये x1 है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट है, ये x1 पर तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। हम कहेंगे x1 पर यहाँ पे, और y x2 पर, यानी x1 और x2। आपको याद होगा कि हमने x के अंदर चेंज कर दिए थे, 1 2 3 कर दिए थे। तो x1 पर वहाँ पे होगा और x2 पर ये यहाँ पे होगा, अगर आपको नजर आ रहा है तो, नहीं तो मैं वाइट कर देता हूँ। ओके, अच्छा, अब फिर क्वेश्चन है y1 पर कहाँ पे होगा, और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी जो है रिलेशन कैसे होगा। हम देखें कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप देखें यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको नजर नहीं आ रहा, और वो ये है। ये पॉइंट हमने नोट करना है कि ये पॉइंट बता रहा है कि x कितना चाहिए y का, वो पॉइंट बताने के लिए, बल्कि यहाँ पे थोड़ा साइड पे, क्योंकि परपेंडिकुलर लेना चाहिए था ना, यहाँ से जो फ्रेम है y1 उसका परपेंडिकुलर जाएगा ना इधर, ये ऐसे। मैं बहुत ऊपर ले गया हूँ क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरे हाथ से। अब ये वाइट वाला जो है इसको नीचे लाना है यहाँ पे। अब ये देखिए तिरछा मैंने लगाया है, अगर आपको नजर आ रहा है तो। और इसी तरह से इसका जो दूसरी साइड होगी वो ये बहुत बारीक काम हो गया, पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ये ब्लू पॉइंट इस जगह के लिए है। ये ब्लू पॉइंट बताने के लिए कि x पर कितना और x2 पर कितना होगा, कि ये ब्लू पॉइंट आप बता सकोगे। वेरी मतलब कंफ्यूजिंग फॉर, देखें ये पॉइंट जो ब्लू है, ये ब्लू पॉइंट किसके लिए है? y1 के लिए है। y2 तो ये है ना, ये साइड वाला। अब y1 के लिए ये ब्लू पॉइंट है, और ये ब्लू पॉइंट बताना किसकी जबान में है? x1 की और x2 की। तो एक वैल्यू x1 देगा हमें, एक वैल्यू x2 हमें देगा, और y1 का एक ब्लू पॉइंट पता चलेगा।
फिर y2 का अगर पॉइंट पता करवाना है तो फिर x1 एक वैल्यू देगा और x2, इसको मैं आसान कर देता हूँ, शायद आप जो छोटे हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। इसको मैं यूँ आसान कर देता हूँ कि देखें, एक हमारे पास ये बेसिस वेक्टर सिंपल सा, और एक हमारे पास और बेसिस वेक्टर है ये सिंपल सा, और हमारे पास इन्हीं के जैसे यहाँ पे दो बेसिस वेक्टर और हैं जिनका रुख यूं है, यूं कर लें, और इनका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब हम कहते हैं कि इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे की ज़बान में बताया जाए, तो हम इनका ओरिजिन इकट्ठा कर देते हैं। अब इनका रिलेशन हम एक दूसरे की ज़बान में कैसे बता सकते हैं? अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो y1 है, ये y1, ये x1 और x2 की ज़बान में बताओ, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा x1 एक अदद, पूरा एक सिंगल x1, और x2 हाफ। तो मैं इसको लिखूंगा, बाकायदा लिखने का तरीका ये है, मैं लिखूंगा कि मेरा जो वेक्टर है ई, ये जो दूसरा फ्रेम है ना, इसका हम नाम कर देते हैं ई टिल्डा। एक मिनट, ये सही शो नहीं हुआ। ये जो दूसरा फ्रेम है ना, इसका हम नाम कर देते हैं ई टिल्डी। ये शो क्यों नहीं हो रही टिल्डी? कलर की तो वजह नहीं है। अच्छा हाँ, इसका E1 टिल्डी वेक्टर, हाँ अब टिल्डी शो हो गई है। ये एक है जो हमारा रेड है, इसका आपके लिए मैं कलर भी रेड कर देता हूँ ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। अब देखें, ये वाला जो बेसिस वेक्टर मैंने लिखा है, ओके, अब जबान में किसकी में लिखना है? इसकी, यानी x1 की, और किसकी? इसकी, यानी x2 की। इनकी जबान में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम जगह छोड़ेंगे खाली, और खाली छोड़ेंगे, बाद में उसमें हम कांस्टेंट नंबर डालेंगे, यानी हिंट सा डालेंगे उसमें। हम पहले लिखेंगे E1 सिंपल वेक्टर बगैर टिल्डी के, फिर हम प्लस का साइन डाल के फिर जगह छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे E2। अब ये जो हमारा E1 है, x1 की पोजीशन पे, जिसका हमने नाम E1 बेसिस वेक्टर के तौर पे रख दिया है, इसको हम x1 भी रख सकते थे। अब ये जो हमारा E1 है, ये कितना है? ये देखें, एक है, उसमें एक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 1 यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो E2 है, ये कितने हों तो वो बन रहा है, ये वाला रेड, कितने हों E2 तो बन रहा है ऑलमोस्ट हाफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब हाफ और 1 ये दो वेक्टर्स हैं, आप चाहें तो इसको x1 कह लें, और इसको x1 के ऊपर था, इसको x1 कह लें और इसको x2 कह लें। बात तो वही है जो मैंने मुख्तलिफ नाम लेके एक ही की है। अब ये बता रहा है x1 एक हो और x2 आधा हो, तो हमारा एक अदद y1 बनेगा। अब वापस आए जिस बात पे हम मौजूद थे, कि हमने कहा कि हमारा एक अदद, ये हमने कहा कि हमारा चेन रूल के जरिए इनका आपस में रिलेशन हमने रखना है। सो d5 हमारा जो है विद रिस्पेक्ट टू dy1, इस ग्रेडियंट को हम ग्रेडियंट्स के आपस में चेन रूल बना के इस ग्रेडियंट को हम शो कर रहे हैं। अब जो dy1 है, ये क्या है? ये देखें, ये है, ये है। इसका मतलब कि ये इसके लिए इन चारों का हमें चाहिए। हम लेंगे आज इस क्लास के लिए 2 का, लेकिन इन चारों का हमें डाटा चाहिए, तब हमें एक y1 मिलेगा। और जब ये फारिग हो जाएंगे, हम ये मिल जाएगा, हम लिख लेंगे, फिर शुरू होंगे नए सिरे से और y2 हासिल करने के लिए फिर इन चारों का डाटा वसूल करेंगे। जैसे ऊपर नीचे मैंने मिसालें दी हैं, बिल्कुल उसी तरह से ऐसे इनका डाटा वसूल करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम तीसरे को भी इसी तरह करेंगे, तब जाकर मुकम्मल होगा हमारा ग्रेडियंट्स का आपस का रिलेशन जस्ट बेसिस वेक्टर्स के लिए। ओके, चेन रूल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ d5/dx1 और dx, यहाँ पे पार्शियल लिखना चाहिए हमें, पार्शियल 5 बाई, इसको भी d बोला जा सकता है, dx1
और अब dx1 बाई dy1 प्लस d phi बाई dx2 dx2 बाई dy1। अब देखिए 1 बार बार क्यों आ रहा है, बात समझ आ गई है? कोई एक बंदा बोले कि 1 बार बार y1 बार बार क्यों आ रहा है, जबकि ऊपर तो चेंज हो रहे हैं, x1 x2 आगे x3 x4 आएगा, तो एक बंदा बोले y1 क्यों आ रहा है बार बार? नहीं समझ आई किसी को? कोई एक बंदा बोले क्योंकि लेफ्ट साइड पे y1 है और वो उसी के रिस्पेक्ट से हम लेना चाह रहे हैं डेरिवेटिव। शाबाश शाबाश। अब देखिए हमें इस वक्त हम y1 का वो जो दूसरा सिस्टम है उसकी जबान में टर्म्स ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से शाबाश। अब देखिए कि यहाँ पे काम करते हैं कि थोड़ी देर के लिए इस y1 को समझ लेते हैं कि ये नहीं है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे नहीं है, खाली डब्बा आ गया। फिर थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि ये भी यहाँ पे नहीं है, सॉरी ये y1 यहाँ पे नहीं है, ये डबल डी आ गया ना, तभी ये गड़बड़ हो रही है। अब थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि ये भी यहाँ पे नहीं है और फिर ये भी यहाँ पे नहीं है। जरा देखें क्या शक्ल बन गई है। ये शक्ल तो वही बन गई है जो हमने ऊपर एक देख के आए हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले समेशन किया ना ऊपर, ये ऊपर आपके सामने है ये एग्जैक्टली तो ये वही समेशन हुई है, सिवाय हम इसके कि हम यूं समझ लें हमने इक्वल साइन के बोथ साइड्स को dy1 के साथ जस्ट डिवाइड किया है, चेन रूल यूज ही नहीं किया, हालांकि हमने चेन रूल यूज किया है, बट द सेम थिंग इज हैपनिंग इस फॉर्म में भी। तो अब यहाँ पे मैं वापस y1 को ले आता हूँ, और अगर हम इसकी समेशन करना चाहें तो ये बनेगा d phi, ये भी पार्शियल है, पार्शियल phi बाई मैथमेटिकली इसको हम टोटल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं ना, एग्जैक्टली। अब ये हमने इसको n की वैल्यू दे दी है, यानी हम अब नंबर की बजाय एक टर्म यूज कर रहे हैं, एक सिंबल यूज कर रहे हैं इंडिसेस बताने के लिए। सर सेकंड स्टेप जो उसमें डी लगाया हुआ है सर, वो डी नहीं आएगा वहां पे। मैंने समझ नहीं आई मुझे सर ये जो अभी हाँ लिखा है हाँ सर, इससे ऊपर ये गलती से हुआ है, वो अनडू किया ना तो उस वजह से हो गया। अब देखें समेशन हम इसकी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फाई बाई एक्स एम और एक्स एम बाई वाई एन। कितने बेहतरीन तरीके से हमने चेन रूल को यूज करते हुए एक ऐसी समेशन की है जिसमें हमारे सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो ग्रेडियंट्स हैं, और सारे ग्रेडियंट्स जो हैं वो क्रिस्टोफल सिंबल्स के लिए आ रहे हैं, और सारे ग्रेडियंट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे बेसिस वेक्टर्स हैं, और हमने इनकी मदद से एक एक्सप्रेशन हासिल कर लिया है जिसको हम आगे चल के कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट टेंसर्स में यूज करने वाले हैं। और उसमें उससे पहले हमने जो पहला एक्सप्रेशन हासिल किया था, जिसको ये एक्सप्रेशन आप कहें, जो सिंगल वेक्टर है, ये एक्सप्रेशन डबल वेक्टर के फॉर्म में हमारे सामने आया है। जो पहला एक्सप्रेशन हमने हासिल किया था, इस एक्सप्रेशन को हम अब एक्चुअल वेक्टर की शक्ल में लाना चाहते हैं ताकि हम टेंसर्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता सफर करें। ये एक्सप्रेशन एक्चुअल वेक्टर नहीं है, ये डी फाई एक वेक्टर है, ये डी एक्स एक वेक्टर है, लेकिन ये दरमियान में जो ग्रेडियंट है ये कहलाता तो वेक्टर है मगर ये बेसिस वेक्टर है। ये हमें याद होगा आपको, जब हमने ग्रेडियंट 1 in 10 कहा था तो उस वक्त ये क्या था, ये वो 5 मीटर थे जो ट्रैवल किया था उस ट्रैवलर ने, और ये क्या था, ये जस्ट एक रेशो थी जो 1/10 की थी,
और ये क्या था, ये वो डिफरेंस था, वो चेंज था जो उस बंदे ने सफ़र किया, तो हमने बताना था कि फंक्शन में कितना चेंज आया है। तो ये भी एक वेक्टर था, ये भी एक वेक्टर था, इसलिए हम दोनों को वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हम यूं कर देते हैं कि एक को कहते हैं वाई फ्रेम का और उसको एम इंडिसेस दे देते हैं, और दूसरे को समेशन के बाद हम कहते हैं, समेशन इसको अगर एन दे दे तो बेहतर रहेगा। तो दूसरे को हम कहते हैं कि डी, ये पार्शल है, फाई बाई पार्शल है, ऊपर भी पार्शल लिखना चाहिए था, अच्छा पार्शल है, और ये है एक्स एन समेशन एन, समेशन की साइन के नीचे एन लिखा हुआ है, तो ये हमारी समेशन होगी, और ये फिर वेक्टर है, तो इसको अब हम कहेंगे एन एक्स फ्रेम में। अब देखें ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एक वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसर की नहीं, आपके एक वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ में आ गई है। यानी एक वेक्टर और एक वेक्टर एक्स में, एक्स फ्रेम से देखा जा रहा है सिंगल वेक्टर, वेक्टर तो जाहिर है चेंज नहीं होता ना, वेक्टर तो वेक्टर रहेगा, वो इनवेरिएंट है। तो एक्स फ्रेम से देखा जा रहा है वही वेक्टर, और वाई फ्रेम से देखा जा रहा है वही वेक्टर, उनके दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है वो इस ग्रेडियंट की वजह से हो रही है, जो बाद में हमने आगे पेचीदा जब होंगे तो क्रिस्टोफल सिंबलों की शक्ल में हमने उसको यूज़ करना है। लेकिन हमने वेक्टर को नहीं करना इस्तेमाल, हमने करना टेंसरों को इस्तेमाल। तो एक वेक्टर भी टेंसर होता है, लेकिन वो टेंसर ऑफ रैंक 1 होता है, और हमने टेंसर ऑफ रैंक 2 से कम से कम बात शुरू करनी है, क्योंकि 2 डायमेंशनल हम ले रहे हैं। अब 3 डायमेंशन में जाएंगे तो रैंक 3 का टेंसर लेना पड़ेगा, और 4 डायमेंशन में जाएंगे तो रैंक 4 का टेंसर लेना पड़ेगा। तो हम जो पहला टेंसर लेना चाहते हैं वो हम यही लेना चाहते। टाइम क्या हुआ कसम? टाइम हो गया। ओहो, मैंने तो आपके आखिर में 10-15 मिनट रखने थे। तो शुरू में लेक्चर के शुरू में मुझसे तरतीब नहीं बन रही थी, लेकिन मैं आखिर में चल पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अच्छा कर लेंगे। आपको अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा कि अच्छा हमारे सामने किस किस्म की मैथ आने वाली है। तो एक लेक्चर और आएगा, और उसके बाद हम जब क्लियर कर लेंगे, अगर एक लेक्चर और में मैं बोलता बहुत हूँ तो हमने कवर ना किया तो एक तीसरा भी आएगा। तो जब हम एक बार इसकी इक्वेशंस में से तेज़ी से गुजर जाएँ, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि किस तरह से मैं इन इक्वेशंस में जाना चाहता हूँ। यानी हमने अब इसके बाद क्रिस्टोफल सिंबल की इक्वेशन को ड्राइव करना है जल्दी से, और फिर हमने मैट्रिक्स टेंसर को ड्राइव करना है। अभी टेंसर की तरफ, हम मैट्रिक की तरफ ही जा रहा था मैं, तो नेक्स्ट लेक्चर तो शुरू भी मैट्रिक टेंसर से होगा। फिर क्रिस्टोफल सिंबल को उसमें डालेंगे, हमें मैट्रिक टेंसर जो होते हैं वो क्रिस्टोफल सिंबल्स की वैल्यूज़ देते हैं। आपने यहाँ पीछे देखा होगा, मैं एक बार फिर खोल के ज़रा दिखा देता हूँ, जहाँ मैंने कहा कि मैथमेटिशियंस की कर्टसी है कि उन्होंने हमें क्रिस्टोफल सिंबल की इक्वेशन दी है। यहाँ मैंने एक बड़ी भारी भरकम इक्वेशन लिखी थी, ये वाली। इसमें आप देखें, ये मैट्रिक टेंसर है, ये मैट्रिक टेंसर है, ये मैट्रिक टेंसर है, और ये मैट्रिक टेंसर मैं यहाँ निकालने जा रहा था। जहाँ तक हम पहुँचे थे, यहाँ पे अगले कुछ वक्त के बाद कोवेरिएंट डेरिवेटिव, कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं आपको ये मैट्रिक टेंसर निकाल कर यहाँ दिखाने वाला था, लेकिन इक्वेशंस की फॉर्म में। सो यहाँ पे अभी हम रोकते हैं कि हमारा टाइम हो गया और आपसे भी बात करनी है। नेक्स्ट लेक्चर यहीं से शुरू होगा, और उम्मीद है कि जो बेतरतीबी लेक्चर के पहले 15-20 मिनट में आज मुझसे नहीं बन पा रही थी तरतीब, तो वो भी नहीं होगी। चल पड़ेंगे तो एक रूटीन बन जाएगी। मैं भी फर्स्ट टाइम ये कोर्स इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो अब आप अपना मुझे फीडबैक दें, आप अपने सवाल करें, आप अपने मशवरे दें आइंदा के लिए, और मेरी स्पीड पर कमेंट करें और सारी गुफ्तगू करें, ताकि हम इसको बेहतर कर सकें। और इंशाल्लाह जब हम डिटेल में रिगर के साथ अगली क्लास से पढ़ने वाले हैं, जब हम क्लास को फाइनल कर देंगे, तो फिर हम एक एक वेक्टर निकाल के चलेंगे, एक एक क्रिस्टोफल सिंबल अलग अलग निकाल के चलेंगे। जी सर, एक मशवरा है सर। जी सर, वो ये है कि ये जो आप इक्वेशंस आप टाइप करते हैं सर, इसमें तो टाइम भी ज्यादा ज़ाया होता है। आप ना वो स्लाइड्स अगर बनी हो तो वो आप उस तरह तरतीब से भी होंगी तो हमें भी जो है ना वो इजी हो जाएगा उस तरह से समझना, अगर स्लाइड्स बनी हो तो। हमजा बोल रहे हैं? फिर हमजा? आप उसको। जी सर। अच्छा, कैसे हो हमजा?
जी सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो स्लाइड्स बना दूंगा मैं तो कह रहा था टाइपिंग आपको आ जाए, ताकि आप लोग नहीं करते जी सर, टाइप? वो ठीक सर, इधर कंप्यूटर पे ऐसे टाइप तो नहीं करते ना सर आपके साथ, वो तो डायरी पे इस तरह नोट कर रहे होते हैं। आज किया नोट में? जी सर, जो शुरू में किया था सर, रिकॉर्डिंग आगे हो फिर गया? जो है ना वो फॉलो नहीं कर सका, अच्छा। तो फिर वो नहीं किया। उस तरह आपने जो बताया था ना